आज तक न्यूज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्राम, इससे पहले आप इस कहानी की 48 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 49 मुलाहिज़ा फरमाएं। गजाला के घर में रहकर हम दोनों न सिर्फ कर्नल का दुख बांट सकेंगे बल्कि वहां रहते हुए आज़ादी के साथ अपना काम भी कर सकेंगे। सुल्तान शाह ने भी मेरी उस ख्याल की तायद की और हम दोनों एयरपोर्ट से सीधे गजाला के घर जा पहुंचे। कर्नल जवार जैदी सामने आया तो उसका चेहरा फर्त गम से सुता हुआ था और आंखों में खौफ और वीरानी रची हुई थी। ना उसने जुबान खोली, ना हम दोनों ही उससे कुछ कह सके और यूं तीनों खामोशी के साथ ड्राइंग रूम में जा पहुंचे, जहां शमा खिलाफ मामूल एक सोफे पर उदास बैठी हुई थी। मुझे देखती ही उसकी मखमूर निगाहें कुशादा हो गई, लबों के गोशे कपकपाए और बेख्तियार वो दोनों हाथों में अपना चेहरा छुपा कर रो पड़ी। मेरी बच्ची, तनवीर बेटे, मेरी बच्ची मुझे दिला दो। वो कहाँ रह गई, कहाँ चली गई? वो तो कभी इजाजत लिए बगैर घर से कॉलेज भी नहीं जाती थी। हम कहाँ जाएं, कहाँ तलाश करें उसे? रोने से कुछ हासिल ना होगा शमा, कर्नल ने भराई हुई आवाज में बीवी को दिलासा देते हुए कहा। वो मुझे भी उसी कदर अजीज थी, लेकिन देखो कहीं मैं रो रहा हूँ। वो झूठ बोल रहा था। उसकी आवाज गुलगेर थी, आंखों से मोती टपक रहे थे। या और बात थी कि वो आवाज से नहीं, दिल की गहराइयों से रो रहा था। थोड़ी देर बाद जज्बाती फिजा कदरे साजगार हुई तो कर्नल की जुबानी मुझे पूरे वाक़े का इल्म हुआ। उसकी किसी करीबी सहेली की शादी थी। उस सिलसिले में पिछले दिन 2 मरतबा उसके पास फोन भी आया और वो अपने बाप की इजाजत से अपनी सहेली की शादी की तैयारियों में हाथ बटाने चली गई। अलबत्ता उसने ये एहतियात की थी कि घर से जाते हुए अपनी माँ का बुर्का ओढ़ लिया था ताकि बआसानी पहचानी न जा सके। पिछली शाम कर्नल के मुझसे टेलीफोन पर राब्ते के बाद जब 6 बज गए और गजाला वापस घर न पहुंची तो कर्नल ने गजाला की सहेली के घर फोन किया। वहां से मालूम हुआ कि गजाला सिरे से वहां पहुंची ही नहीं थी। इत्तला पाते ही सदमे से कर्नल की हालत अबतर होगी। जब वो कुछ संभला तो उसके पास मेरा कोई सुराग नहीं था, लिहाजा मजबूरी की हालत में उसने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। वारदात संगीन थी, लिहाजा थाने से फौरन ही एक अफसर उसके घर आ पहुंचा। कर्नल के बकौर उसकी तफ्तीश का अंदाज जारहाना बल्कि एक हद तक हतक अमेज था। उस वक्त तक उसने थाने की रोजनामचे में गजाला की गुमशुदगी का इंदराज नहीं किया था और मुसर था कि अगर अगवा की रिपोर्ट दर्ज करवानी है तो 1-2 ऐसे नाम भी रिपोर्ट में शामिल होने चाहिए जिन पर अगवा में मुलव्वस होने का शुबा हो, और अगर किसी पर शुबा नहीं है तो अगवा के बजाय घर से फरार की रिपोर्ट दर्ज करवाई जाए। उस ज़िमन में तफ्तीशी अफसर का सारा जोर उसी एक नुक्ते पर रहा था कि गजाला का मेल जोल किन मर्दों से था। हम जमातों में किससे उसकी बेतकल्फी थी। शादी और मंगनी के सवाल को कर्नल ने सफाई से उड़ा दिया, क्योंकि गजाला की मुझसे निस्बत का इकरार करने के बाद उसे मेरे बारे में भी बहुत कुछ बताना पड़ता जिससे वो गुरेज करना चाह रहा था। आप फिक्रमंद न हो, मैं अपने तौर पर उसे तलाश करवाऊंगा। शहर में मेरे भी कुछ वसाइल हैं, अब उनसे काम लेने का वक्त आ गया है। मैंने पूरी कथा सुनने के बाद कहा, लेकिन कब? कर्नल कर्मनाक आवाज में बोला। मेरे लिए तो एक एक लम्हा भारी गुजरा है। उसकी गुमशुदगी के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि इस दौर में दरिंदा सिर्फ लोगों के दरमियान एक बेटी का बाप होना कितना बड़ा अज़ाब है। मैं फुरेरी से लेकर रह गया। इस कदर मायूसी भी अच्छी नहीं। मैं अपनी मुहिम का आगाज इसी वक्त कर रहा हूँ। शमा की आंसू से झिलमिलाती हुई आंखों में उम्मीद की चमक नमूदार होगी और उभराई हुई आवाज में बोली, तुम ही कुछ कर सकोगे बेटा। ये तो इस हादसे पर अपनी रही सही हिम्मत बिहार बैठे हैं। मैं वहां से उठकर फोन के करीब जा बैठा। कर्नल ने अकलमंदी का मुजाहरा किया और अपनी बीवी को वहां से उठा ले गया। मैंने जहांगीर का नंबर मिलाया तो तीसरी घंटे पर दूसरी तरफ से रिसीवर उठा लिया गया और मेरे कानों में जहांगीर की बीवी सलमा की ख्वाबनाक आवाज आई। मैं डैनी बोल रहा हूँ, जहांगीर कहाँ है? मैंने नर्म और संजीदा लहजे में कहा। ओह डैनी। मुझे पहचानते ही उसकी आवाज से नींद के असरात फौरन काफूर हो गए। कहाँ गायब हैं आप इतने दिन से? वो हस्बे मामूल मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय मेरी जात में उलझ गई। इसी शहर में हूँ, कई बार फोन किया लेकिन तुम घर पर होती ही नहीं हो। जरा जहांगीर से मेरी बात करवा दो, बहुत जरूरी काम है। लेकिन मुझे तो किसी ने नहीं बताया कि तुम फोन करते रहे हो। वो बेतकल्फाना लहजे में बोली और मैं हैरान रह गया कि जहांगीर उस्मानी खेज लबो लहजे को कैसे नजरअंदाज कर सकेगा। बताता कौन? तुम नहीं थी तो जहांगीर से गपशप कर ली और अब उसको फोन किया तो तुमसे गपशप करना पड़ रही है। तो अपनी ख्वाबगाह में पड़े होंगे। उसने बेपरवाना लहजे में कहा, क्या यह मुमकिन नहीं कि थोड़ी देर के लिए तुम उन्हें भूलकर मुझे ही से बात करते रहो? तुमसे बात करके मेरे दिल का गुबार हल्का हो जाता है, वरना इस शहर में तो तुम्हारे दोस्त की वजह से मुझे महसूर होना पड़ता है। मैं फिर फोन कर लूंगा। मैंने खुशामदाना लहजे में कहा, इस वक्त एक जरूरी बात करनी है। आजकल तुम दोनों अलहदा कमरों में क्यों रह रहे हो? बस उसी से अंदाजा लगा लो कि बात किस हद तक संगीन होगी। उसके कमरे में फोन नहीं है क्या? हो भी तो क्या फर्क पड़ता है? रिसीवर पर उसकी तलख आवाज उभरी। जो शख्स मेदे से खोपड़ी तक विस्की में गर्क होकर सोता हो, उसे फोन की घंटी तो क्या, तोप का धमाका भी नहीं उठा सकता। तुम लाइन होल्ड करो, मैं किसी मुलाजिम के हाथ फोन उनके कमरे में भिजवा कर उन्हें उठवाती हूँ। होश में हुए तो बात कर लेना, लेकिन मैं कल तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगी। लाइन पर सन्नाटा छा गया। खासे तवील सकूत के बाद नींद और नशे से लटराती हुई जहांगीर की आवाज सुनाई थी। मैं डैनी बोल रहा हूँ।
क्या तुम इस वक्त बात करने के काबिल हो? डैनी, आहा मेरे दोस्त। उसकी आवाज से जाहिर हो रहा था कि उस वक्त बुरी तरह नशे में था। मैं तो बहुत काबिल हूँ, सिर्फ 7 जमात पढ़ा हुआ हूँ, और तो तू साले दोस्त बनकर मेरी काबिलियत पूछ रहे हो? तुम्हारी बीवी कहाँ है? मैंने गुस्से में अपना निचला होंठ काटते हुए उसकी दिमागी कैफियत आजमाने के लिए पूछा। होगी कहीं पड़ी हुई, उससे क्या लेना है तुम्हें? वो बहका हुआ जरूर था, लेकिन खोपड़ी से बिल्कुल ही बाहर नहीं था। मैंने नपे तुले अल्फाज में अपना सवाल मुरत्तिब किया, फिर पूछा, पिछले 36 घंटों में तुमने A2 के लिए क्या काम सरंजाम दिए हैं? जवाब में उसने A2 को एक गंदी सी गाली दी, फिर बोला, वो बुरा या भला जो कुछ भी है, ये मेरा और उसका मामला है। तुम कौन होते हो इस बारे में पूछगिछ करने वाले? तुम्हारे भले को पूछ रहा हूँ। उसने बनाए हुए लहजे में दरमियान से मेरी बात काट दी। ज्यादा खैर ख्वाही जताने की कोशिश न करो, मैं अपना बुरा भला खुद समझता हूँ। अपना मतलब बताओ, इतनी रात गए मेरी नींद क्यों खराब की है? नशे की झोंक में वो उचट गया था, लिहाजा उससे मजीद बात करना बेकार थी। इस वक्त तुम्हें चढ़ी हुई है, नशा उतरेगा तो सुबह बात करूंगा। ये कहते हुए मैंने सिलसिला मुनक़ते कर दिया। उसे क्यों फोन किया था? सुल्तान शाह ने फौरन सवाल दाग दिया। गजाला से किसी को कोई परख्वाश नहीं थी, उसे A2 ही कि किसी हरकारे ने अगवा किया है। मेरा ख्याल है कि शायद जहांगीर को इस बारे में कुछ इल्म हो और उसे मुझे कोई सुराग मिल सके, लेकिन वो इस वक्त नशे में बदहाल हो रहा है। और रक्षी के बारे में क्या ख्याल है? अब उसी की तरफ जाऊंगा, मैंने फैसला कुन लहजे में कहा। वो बहुत मक्कार औरत है, फोन पर टाल देगी। दूबदू बात होगी तो वो मुझसे कुछ न छुपा सकेगी। मैं वहां बैठा उससे बातें करता रहा। उसे असना में कर्नल शमा को उसकी ख्वाबगाह में छोड़कर वापस आ गया। मैंने उसे अपने जाने के बारे में बताया तो वो भी साथ चलने पर मुसर हो गया, लेकिन मैं किसी न किसी तरह उसे टालने में कामयाब हो ही गया। फिर अपने सूटकेस से एक बेआवाज पिस्तौल और कुछ फाजल राउंड्स लेकर वहां से रक्षी के घर के लिए रवाना हो गया। अस्टोन हाउस एक वसी और अरीज इमारत थी, और उस एतबार से शायद मनहूस भी कि उसे अपनी बिन ब्याही बीवी के नाम पर खरीदने के चंद ही रोज बाद कासिम उसे आबाद करने की आरजू दिल में लिए जहन्नम वासिल हो गया था। जहां तक मुझे इल्म था, रक्षी उस इमारत के एक हिस्से में तनहा रहती थी, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी रात गए अपने फाटक पर उबरने वाली किसी अजनबी दस्तक का जवाब देगी। लेकिन मुझे देखकर हैरत हुई कि दूसरी दस्तक पर दरवाजा खोल दिया गया और एक अधेड़ उम्र लेकिन तवाना शख्स गेट लैंप की रोशनी में मेरा जायजा लेने लगा। उसकी आंखों में नींद के आसार बाकी थे, लेकिन एक अजनबी को अपने मद्दे मुकाबल पाकर वो पूरी तरह मुस्तद और चौकन्ना नजर आ रहा था। मुझे मिस रक्षी से मिलना है, मेरा नाम डैनी है, मैंने नर्म लहजे में कहा। मेरा नाम सुनकर उस शख्स की आंखों में चमक सी लहराई और यकायक मुझ पर 14 तबक रोशन हो गए, क्योंकि उसने गैर मुतवक्के तौर पर किसी वहशी सांड की तरह सर झुकाकर पूरी कुव्वत से मेरे सीने पर टक्कर रसीद की थी, और मैं संभलने की हर कोशिश में नाकाम होकर लड़खड़ाता हुआ पीछे गिर गया। उस शख्स ने मोहलत दिए बगैर फुर्ती के साथ मेरी पिंडलियां पकड़कर मुझे अंदर घसीट लिया। मेरी पूरी कुव्वत से फिजा में टांग चलाई और उसकी गिरफ्त से छुटकारा हासिल करने में कामयाब हो गया। फिर मैं फुर्ती से लोट लगाकर पुख्ता फर्श से उठा तो उसके हाथ में लंबे पल वाला एक चाकू चमकता हुआ नजर आया। उस वक्त उस अधेड़ उम्र आदमी का चेहरा बिल्कुल ही बदल कर रह गया था। आंखों में खून की प्यास उतर आई थी और वो दाहिने हाथ में किसी पेशावर मशाक कातिल की तरह चाकू तोड़ रहा था। वो निहमाक और तवज्जा की जंग थी। मैं एक लहजे के लिए भी उसके चाकू वाले हाथ से निगाह हटाता तो पूरा पल मेरे बदन में उतर जाता। मैंने अपनी जेब से बेआवाज पिस्तौल निकालने का इरादा आर्जी तौर पर मुलतवी कर दिया और उसके हमले के इंतजार में अपनी जगह तब्दील करने लगा। उसने कई बार फिजा में चाकू को मेरी तरफ लहराकर भपकियां दी, लेकिन मैंने उसका मुद्दा समझते हुए हर बार मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल का मुजाहरा किया। अगर उसे मेरी किसी मखसूस रद्द-ए-अमल का अंदाजा हो जाता तो वो उसी पहलू को दबाकर मुझ पर कामयाब वार करने की कोशिश करता, लेकिन मैंने उसका वो आजमाइशी हरबा यकसर नाकाम बना दिया। उस वक्त मुझे शदीद हैरत हो रही थी कि बज़ाहिर सीधा और बेजर्र नजर आने वाला वो शख्स किस कदर खतरनाक साबित हुआ था। फिर ये कि रक्षी उसे कहां से पकड़ लाई थी, और ये कि उसे मुझसे क्या परख्वाइश थी जो मेरा नाम सुनते ही लड़ने मरने पर आमादा हो गया था। मेरे लिए वो शख्स कतई अजनबी था। फिर यही हो सकता था कि रक्षी ने उससे मुलाजम रखते हुए मेरे बारे में कुछ खतरनाक हदायत दी और वो उन पर अमल करने की कोशिश कर रहा। रक्षी से मेरी आखिरी मुलाकात बहुत खुशगवार और दोस्ताना फिजा में हुई थी, और ऐसी कोई वजह नजर नहीं आती थी कि उसके बाद वो अचानक ही मेरे खिलाफ हो गई हो, बजुज उसके कि गजाला पर उसने हाथ डाला हो और अब मेरी तरफ से किसी इंतकामी कार्रवाई से खाइफ होकर उसने मुझसे दूर रहने का फैसला कर लिया हो। रक्षी के बारे में वो ख्याल बहुत इश्तियाल अंगेज था। मेरे जी में आया कि जेब से पिस्तौल निकाल कर उस शख्स का खात्मा कर दूं, लेकिन ये अमर माने रहा कि हाथ जेब में हुआ तो मैं पूरी तरह मुदाफत न कर सकूंगा। आखिरकार अधेड़ उम्र को शायद वो मौका नजर आ ही गया जिसका वो मुतलाशी था। वो किसी छिलावे की तरह अपनी जगह से उछला और तीर की तरह मेरे ऊपर आया। मैंने फुर्ती के साथ अपने बदन को बाएं तरफ झुकाई दी और उसकी दाहिनी कलाई अपने जिस्म से दूर ही गिरफ्त में लेने में कामयाब हो गया। फिर मैंने तेजी के साथ अपना हाथ ऊपर उठाकर बदन को एक चक्कर दिया। उसकी कलाई मुड़ गई। मैंने उस पर मजीद जोर डाला और वो कराहता हुआ नीचे झुकता चला गया। मैंने उसके हाथ से चाकू छीन कर पूरी कुव्वत से उसके पेट में ठोकर रसीद की और वो दोनों हाथों से अपना पेट थाम कर घुर्राता हुआ पीछे उलट गया। उस बार मेरी बारी थी, लिहाजा उसके संभलने से पहले मैंने अपनी जेब से पिस्तौल निकाल दिया और उसकी तरफ लपका।
उसने शायद पिस्तौल की झलक देख ली थी, क्योंकि वो वहीं पड़े पड़े किसी बेआब मछली की तरह तड़पा और फिर जोंक की तरह मेरी पिंडियों से लिपट गया। बज़ाहिर वो दहेड़ उम्र था, लेकिन बेपनाह जिस्मानी ताकत का मालिक था। मैंने महसूस किया कि अगर मैंने फौरी कार्रवाई न की तो वो मेरी पिंडियों पर दबाव बढ़ाकर मुझे नीचे गिरा देगा। मैंने इत्मीनान से नाल सीधी की और उसके दाहिने शाने में पिघला हुआ शीशा उतार दिया। वह किरेहा चीख मार कर उछला और मैं उसकी गिरफ्त से आजाद हो गया। उस पर निगाह रखते हुए मैंने बढ़कर खुला हुआ दरवाजा बंद कर दिया, ताकि किसी की इत्तेफाकी दखल अंदाजी का इम्कान न रहे। वो इलाका ज्यादा आबाद नहीं था, लेकिन मुझे डर था कि कहीं उसकी चीख किसी को मुतवज्जा करने का सबब न बन जाए। अदाकारी खत्म करो और अपने कदमों पर खड़े हो जाओ, मैंने घुराते हुए उसे हुक्म दिया। उसे सर उठाकर मुझे तहकीर अमेज निगाहों से घूरा। एक लम्हे के लिए यूं महसूस हुआ जैसे वो हथेलियों और पंजों के बल फर्श से उठने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो बहुत ही ढीठ और बेखौफ साबित हुआ और उछल कर दोबारा मुझ पर आ पड़ा। मेरी नीयत उसे कुछ देर जिंदा रखकर बाज पुरस करने की थी, लेकिन उसे मुसलसल मुजाहमत पर आमादा पाकर मुझे अपनी गुलखलासी की फिक्र लाहक होगी और मैंने पिस्तौल की नाल उसकी बाएं पसलियों में अड़ाकर ट्राइगर दबा दिया। उसके जिस्म को एक शदीद झटका लगा और वो मेरे बदन पर अपनी गिरफ्त खो बैठा। उस बार वो किसी कटे हुए शहतीर की तरह पुरशोर आवाज के साथ फर्श पर गिरा था। जल्दी उसने मेरी निगाहों के सामने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया और मैं गेट लैंप की नाकाफी रोशनी में उसकी तलाशी लेने की नीयत से उस पर झुक गया। खत्म करो ये खेल, उसके पास कुछ नहीं मिलेगा। अचानक किसी सम से एक निस्वानी आवाज आई और मैं बुखलाकर चारों तरफ देखने लगा, लेकिन वहां कोई नजर न आया। उसी लम्हे तरन्नुम रेज हंसी के साथ दोबारा आवाज उभरी, तुम नहीं देख सकोगे, मैं इधर तारीख राहदारी में हूँ। मैंने इस बार रक्षी की आवाज पहचान ली। वो सरगोशाना लहजे में कह रही थी, इसे घसीट कर मालती की झाड़ियों के पीछे डाल दो और बेधड़क मेरी तरफ चले आओ। मैं बाहर रोशनी नहीं करना चाहती। वो हमेशा ही मेरे लिए नाकाबिले फहम साबित होती रही थी। पहले उसके दरबान ने मेरा नाम सुनते ही मुझ पर कातलाना हमला किया और जब मैंने उसे जेर करके मौत के घाट उतार दिया तो वो यूं मुझे अपनी तरफ बुला रही थी जैसे अंधेरे में छुपी शुरू से सारा खेल देखती रही हो। मैं मुर्ते नहीं ढोता, मैंने झिलाए लहजे में कहा, इधर रोशनी नहीं करना चाहती तो बाहर खुले आसमान के नीचे आकर बात करो। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। उसकी मुतासवाना आवाज उभरी, अहमक न बनो, जो कह रही हूँ उस पर अमल करो। हो सकता है कि इस वक्त बाहर कोई और भी मौजूद हो। मैं उसकी निगाहों में नहीं आना चाहती। मैंने बेजारी के आलम में मरने वाले का हाथ थामा और उसे जमीन पर ही घसीटता हुआ मालती की झाड़ियों तक ले गया। फिर बेरहमी के साथ उसे उठाकर दूसरी तरफ कच्ची जमीन पर लुढ़का दिया। मैं हाथ झाड़ता हुआ अंधेरे में पहुंचा तो मुझे अपने करीब ही रक्षी की आवाज सुनाई थी, मेरे पीछे चले आओ। तुमने वही किया जिसकी मुझे उम्मीद थी। अगर वो तुम पर काबू पा लेता तो मुझे ये अंधेरे में उस पर गोली चलाना पड़ती। तुम रोज बरोज पेचीदा होती जा रही हो। मैंने उसके कदमों की आवाज पर अंधेरे में आगे बढ़ते हुए कहा, पहले अपने आदमी से कातलाना हमला कराकर खामोशी से तमाशा देखती रही और जब मैंने उसे जेर कर लिया तो अब हमदर्दी जता रही हो। कुछ समझ नहीं आता कि तुम्हें अपना दोस्त समझो या दुश्मन। पल पल में रंग बदलने लगी हो। अंधेरे में उसकी मुख्तसर सी हंसी उभर कर रहेगी। एक मोड़ घूमकर हम रोशन कमरे के सामने पहुंच गए। ये वही जगह थी जहां मैं पहले उससे मिल चुका था। रोशन ख्वाबगाह में दाखिल होकर वो मेरी तरफ घूमी तो उसके हाथ में रिवाल्वर मौजूद था जिसकी नाल झुकी हुई थी। अब पूछो क्या पूछ रहे थे तुम? उसने एक सोफे पर बैठते हुए कहा, दोस्त ना समझते तो तुम मुझसे मिलने यहाँ क्यों आते? और अगर मैं तुम्हें दुश्मन समझती तो अपने आदमी को तुम्हारे हाथों यूं आसानी से क्यों मरने देती? फिर वो मेरा नाम सुनते मुझ पर क्यों टूट पड़ा था? ओह, तो तुम नाम बता बैठे थे उसे अपना। वो एक गहरा सांस लेकर बोली, यही तो मैं सोच रही थी कि वो अचानक तुमसे क्यों भिड़ गया था। मैं दूसरे दस्तक होने तक वहां पहुंच गई थी और मैंने शुरू से आखिर तक सारी कार्रवाई देखी थी। मैं तुम्हारी वजाहत का मुंतजिर हूँ, मैंने तल्ख लहजे में कहा। मैं तुम्हारे सामने किसी वजाहत की पाबंद तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बताती चलूं कि मरने वाला मेरा आदमी नहीं था। मुझे ऊपर से हदायत मिली थी कि आजकल आदमियों की कमी है, लिहाजा कासिम के कारकुनों को समेटने की कोशिश करूं, खासतौर पर इकबाल को अपने करीब रखने की कोशिश करूं। फिर 2 दिन पहले यही शख्स इकबाल के नाम से यहाँ पहुंचा। मुझे हैरत थी कि इसे यह ठिकाना कैसे मालूम हुआ, लेकिन मैं इन लोगों के तरीकाकार से वाकिफ हूँ। उन्होंने मेरी निगरानी के लिए यहाँ तक उनकी रहनुमाई की होगी। दूसरी बात यह थी कि आजकल हर तरफ तुम्हारी तलाश जारी है। जिंदा नहीं तो तुम्हें मुर्दा ही पकड़ने के अहकामात जारी हो गए। इस बारे में मैंने इकबाल को कुछ नहीं बताया था, लेकिन वो उनका खास आदमी था। शायद उसे बराह रास्त हदायत मिली हो, इसीलिए वो तुम पर हमलावर होगा। मैंने उसे चौकीदार बनाया हुआ था। अच्छा हुआ कि उस काली भेड़ से निजात मिल गई। कोया जो तुम्हें A2 से जहेज में मिला था, यही समझ लो। वो हंसने लगी। इस कदर मलून था कि छुप कर मेरे कमरे में भी ताक झांक शुरू कर दी थी। ओह, वो बाहर से किसी और की निगरानी का क्या किस्सा था? बस एक मुहिम सा इम्कान था। बिला वजह खतरा क्यों मोल लिया जाए? वाकई कोई मौजूद होता तो इतनी धमाचौकड़ी के बाद जरूर दखल दे बैठता, लेकिन मैं अपनी जानिब से कोई बेहतियाती नहीं करना चाहती। मेरे बारे में जारी होने वाली हदायत तो तुमने सुना डाली, लेकिन उस लड़की का क्या हुआ? मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए सवाल किया। कौन सी लड़की? उसने हैरत से सवाल किया। जिसकी तस्वीरें बांटी गई हैं। अच्छा हुआ कि तुम जिक्र निकाल बैठे। ये तो बताओ कि वो है कौन? उसके लहजे में तजस्सुस पैदा हो गया था। सुना है कि तुम्हारे साथ उसका कोई गहरा ताल्लुक है और शायद वो तुम्हारे साथ काम कर रही है। रक्षी भी एक अजीब ही औरत थी।
और उसके साथ मेरे मुरासम में हल्का सा कुर्बत का पहलू भी था। मैंने महसूस किया कि आखिरी सवाल करते उसके लहजे में रकीबाना चलन पैदा हो गई थी, लिहाजा मैंने सरसरी अंदाज इख्तियार करना ही मुनासिब समझा। मैंने तो देखा भी नहीं है उसको। मातूब होने से पहले लाहौर से उसकी तस्वीर आई थी मेरे पास। खासी खूबसूरत लड़की है। मेरा फलसफा तो ये है कि अगर A2 को उसकी तलाश है तो लड़की ने यकीनन उसे चूना लगाया होगा। मैं उसे अपने साथ मिलाना चाहता हूँ। दबाव खासा है लेकिन कोई कामयाबी नहीं हो सकी। कहा जा रहा है कि कराची ही में है। तुम्हारे अलावा भी कोई और उसकी तलाश में है। तंजीम से मुताल्लिक सारे ही लोग उस काम में लगे हुए हैं। लड़की के लिए लाहौर से भी एक आदमी आया हुआ है। मालूम होता है कि वो लड़की कुछ अहम राज मालूम कर लेने में कामयाब हो गई है। जब भी उसकी तलाश पर इतना जोर दिया जा रहा है। लाहौर से कौन आया हुआ है? कोई सलाम है। ब्लू स्टार के कमरा नंबर 7 में ठहरा हुआ है। कत्ल और अगवा के मामलात का खुसूसी माहिर समझा जाता है और आजकल मुझ ही को जवाबदेह है। सोच रही हूँ उसे मुस्तकिल तौर पर यहीं रोक लूँ। आखिरी फिक्रा उसने मानी के लहजे में कहा था। मालूम होता है कि उससे मुलाकात हो गई है। मैंने मुलामत अमेज लहजे में कहा, तुम्हारे बारे में सबसे बड़ी खराबी ये है कि तुम में इज्जत नफ्स का जर्रा भी एहसास बाकी नहीं। बेकार बातें हैं। वो बेपरवायाना अंदाज में बोली। नफ्स की उससे बड़ी इज्जत अफजाई क्या होगी कि इसकी तस्कीन का सामान होता रहे। मैं इसे एक आम औरत की तरह होटल ही में मिली थी। उसे शुबा भी हो जाता कि मैं ही सीवन हूँ तो शायद वो मरकर भी अपने खोल से बाहर निकलने की जुर्रात न करता। बाहर पड़ी हुई लाश का क्या होगा? मैंने मौजू बदलने की नीयत से सवाल किया। किसी से ठिकाने लगवा दूंगी। A2 के लिए यह खबर दिलचस्प होगी कि उसका फरस्तादा मेरे घर में किसी बुजदिल चूहे की तरह एक नामालूम हमलावर का निशाना बन गया। फिर तुम उसका बंदोबस्त करो, मैं चलता हूँ। मैंने उठते हुए कहा। ऐसे कहाँ जाओगे? वो मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली। मेरी नींद खराब की है तो थोड़ी देर शुगल भी करना ही पड़ेगा। वैसे इस वक्त तुम्हारी आमद का मकसद क्या था? वो कैबिनेट की तरफ बढ़ती हुई बोली। मिलने आया था लेकिन खून खराबे ने तबीयत मुकद्दर कर दी है। मैंने नीम दिली के साथ कहा। मुझे तो महसूस हो रहा है इस वक्त तुम्हारे सर पर वही तस्वीर वाली लड़की सवार है और शायद तुम उसी की खोज में आए थे। उसने आई स्कैन से बर्फ के डले गिलासों में मुंतकिल करते हुए कहा। मुझे उसकी तलाश जरूर है लेकिन इतनी भी नहीं। मैंने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। रक्शी से मुझे एक अहम सुराग मिल चुका था। मेरे दिलो दिमाग में गजाला की तरफ से वाकई एक तूफान बरपा था और मैं जल्द अज जल्द ब्लू स्टार पहुंचकर सलाम से दो हाथ करने का फैसला कर चुका था। लेकिन वो मुझे रोकने पर मुसर थी और मैं उसे नाराज करना नहीं चाहता था, इसलिए मुझे नाचार वहां ठहरना पड़ गया। रक्शी का ताल्लुक औरतों की उस वाहियात किस्म से था जिनके नजदीक इज्जत, आबरू और वकार का मफहूम बिल्कुल ही मुख्तलिफ होता है। वो किसी को भी अपनी ख्वाहिशात के सामने सर झुकाने पर मजबूर करने को अपनी फतेह समझती थी और उस वक्त भी अपनी दानिश में फतेहयाब रहना चाहती थी। लेकिन मुझे उसकी औकात मालूम थी। तड़पता मचलता स्याल उसके दहाने से मैदे में उतरने के बजाय दिमाग में चढ़ता था और मुझे उम्मीद थी कि मैं थोड़ी ही देर में उसे अपने ख्वाबों के जजीरों की सैर में मसरूफ छोड़कर वहां से निकलने में कामयाब हो जाऊंगा। उस रात रक्शी ने मेरे तमाम अंदाजों को शिकस्त फाश दी थी। बाहर पड़ी हुई लाश की फिक्र उसके जहन पर सवार थी, लिहाजा वो एतदाल की हद से तजावुज पर आमादा न हुई और मैं उसे छोड़कर निकल भागने के इरादे को अमली चामा न पहना सका। मेरी रस्तवाज सुबह के 3 बजा रही थी और वह वक्त सलाम से मिलने के लिए कतई नामुनासिब था। लिहाजा मैं रक्शी को अलविदा कहकर वापस गजाला के घर लौट गया। दिल शिकस्ता और सोखता जाग कर्नल मेरे इंतजार में थक कार कर गहरी नींद सो चुका था। अलबत्ता सुल्तान शाह मेरे इंतजार में जाग रहा था। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी और चेहरे पर वहशत बरस रही थी। मुझे देखते ही उसकी आंखों में उम्मीद की चमक लहराई थी, लेकिन मेरे सुते हुए चेहरे पर नाकामी की लकीरें देखकर उसने सब कुछ समझ लिया। फिर क्या किया जाए, किधर का रुख किया जाए? इस तरह तो भाभी का सुराग मिलने से रहा। उसने धीमी आवाज में बोझल सकूत को तोड़ते हुए सवाल किया और मैंने उसे इस्लाम की दरियाफ्त से आगाह कर दिया। सब बहुत दूर है, क्यों ना उसे फोन ही कर लिया जाए? उसने तजवीज पेश की। फोन पर कोई बात ना हो सकेगी, उल्टा वो होशियार हो जाएगा। मैं उसे बेखबरी में घेरना चाहता हूँ, मैंने जवाब दिया और बात वहीं खत्म होगी। वो फिक्रमंद था और मैं दिल ही दिल में फिक्रमंद होने के साथ नादम भी था, क्योंकि रक्शी के साथ मैंने जो वक्त गुजारा वो तमाम तर मजबूरियों के बावजूद सरासर ज़ियां साबित हो रहा था। वरना मैं उसी रात सलाम से मिल लिया होता। हम दोनों वहीं ड्राइंग रूम में बैठे सूरत हाल पर मगजजनी करते रहे और एस्ट्रे में सिगरेटों के मसले हुए टुकड़ों का इजाफा होता रहा। आखिरकार उजाला फैलने के बाद मैंने मुंह हाथ धोया और लिबास तब्दील कर रवानगी के लिए तैयार हो गया। उस असना में सुल्तान शाह ने चाय तैयार कर ली थी। चाय पीने के बाद मैं घर से निकल खड़ा हुआ। ब्लू स्टार मुतवस्सित दर्जे का एक मसरूफ होटल था। वहीं पहुंचकर मैं काउंटर से रुजू करने के बजाय सीधा सीढ़ियां तय करता चला गया और पहली ही मंजिल पर मुझे राहदारी में लगी हुई प्लेट से 7वें कमरे का महल्ले वकू मालूम हो गया। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो फौरन ही जवाब नहीं मिला, बल्कि तीसरी दस्तक के बाद किसी ने ख्वाबीदा आवाज में बुड़बुड़ाते हुए दरवाजा खोला और फिर एक अजनबी को सामने देख कर छिटक गया। वो स्लीपिंग सूट में मलबूस एक तवाना शख्स था और चेहरे से ही जहांदीदा नजर आ रहा था। मैं तुम्हारी तलबी का पैगाम लाया हूँ, मैंने उसकी इस्तफसार तलब निगाहों के जवाब में आहिस्तगी से कहा। मुझे सीवन ने भेजा है, क्या तुम अंदर आने को नहीं कहोगे? सीवन? उसने ताही और रमेज लहजे में कहा। यह क्या बला है? मैं कुछ समझ नहीं सका। तुम्हारा नाम सलाम ही है ना?
उसके अंदाज पर मैंने बेचैनी सी महसूस करते हुए कहा, जी नहीं। उसने दांत पीस कर गुस्सीले लहजे में कहा, अगर दरवाजा पीटने से पहले नीचे काउंटर पर रजू कर लेते तो यूं मेरी नींद खराब ना होती। सूरत हाल इतनी मज़ाक खेज हो गई थी कि मैं चकरा कर रह गया और हकलाहट की आड़ लेने के बावजूद मुझे बात बढ़ाने का कोई माकूल उज़र न सूझ सका। लेकिन मैंने देखा कि बज़ाहिर बात खत्म हो जाने के बावजूद उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद नहीं किया था और मुसलसल घूरे जा रहा था। शायद यही वजह थी कि मेरे कदम भी वापसी के लिए नहीं उठ सके थे। उसने सिचुएशन से फायदा उठाते हुए गिरबान पर हाथ डालकर मुझे अंदर घसीट लिया और फिर मुझे दीवार से लगाते हुए दरवाजा बंद कर दिया। हाँ, मेरा नाम सलाम ही है। अब बताओ कि तुम्हें किसने भेजा है? मैंने अपने सीने पर उसके दबाव के बावजूद पुरसकून लहजे में कहा, वो कौन है? वो सांप की तरह फुनकारा। अगर तुम सलाम हो तो जानते ही होगे कि वो एक औरत है। औरत भी नहीं बल्कि सिर्फ निस्वानी आवाज। मैंने अपनी खोपड़ी पर हद्दुल इम्कान काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा, इस वक्त मुझे अपने हरीफ की चालाकी से ज्यादा अपनी हमाकत परता हुआ आ रहा था कि मैं किस कदर आसानी से उसकी बातों से बेवकूफ बन गया था। उसे क्या जरूरत पड़ गई मेरी? उसने मेरा गिरबान छोड़ते हुए सवाल किया, वही बता सकेगी। अब तो शायद तुम्हें उस सलूक की जवाबदेही भी करना होगी। मैंने अपना लिबास दुरुस्त करते हुए बुरा सा मुंह बनाकर कहा, गैर मामूली तरीकाकार इख्तियार करने में यही खराबी होती है। वो बोला, वो बराह रास्त भी मुझे पैगाम दे सकती थी। मुझसे जो कुछ कहा गया वो कर रहा हूँ। चल रहे हो तो बाकी सवालात खुद कर लेना। कहाँ जाना होगा? तुम्हें एक कमरा तक पहुंचाने के बाद मेरी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। बैठो, उसने पहली बार शरीफाना लहजे में कहा और मैं कमरे में पड़ी हुई कुर्सी की तरफ बढ़ गया। वो बहुत फुर्ती के साथ कपड़े तब्दील करके मेरे साथ रवानगी के लिए तैयार हुआ था। मैले कपड़ों से तौलिए तक हर चीज उसने बेतरतीबी के साथ कमरे में बखेर दी थी। उसके इशारे पर मैंने अपनी जगह छोड़ दी और वह अंदर की होल से चाबी निकालकर मेरे पीछे हो लिया। हमारा एक साथ बाहर निकलना मुनासिब होगा, मैंने नादारी में से कहा। होटल से निकलकर मैं दाहिनी तरफ रुकूंगा, तुम मुझसे वहीं आ मिलना। उस तरफ मेरी गाड़ी मौजूद है। ये कहकर मैं तेजी से सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे चला गया और चंद सानियों बाद वो मुकर्रर जगह पर मुझसे आ मिला। गजाला के घर की तरफ जाते हुए मैं सोच रहा था कि तंजीम के तरीकाकार के बारे में मेरी पिछली मालूमात इस वक्त भी कारआमद थी। शायद रक्षी ही सलाम से एक तरफा राब्ता रखती थी और सलाम को उस राब्ते का तरीका नहीं मालूम था, वरना वो मेरे साथ रवाना होने से पहले उससे तस्दीक करने की कोशिश जरूर करता। हार्न की आवाज सुनकर सुल्तान शाह ने तकरीबन फौरन ही फाटक खोल दिया था। फिर पोर्च में गाड़ी रोककर नीचे उतरा तो सुल्तान शाह फाटक बंद करके अपना बेआवाज पस्तुलथा में हमारी तरफ चला रहा था। सलाम ने उस पर निगाह पड़ते ही इस तफसार तलब निगाहों से मेरी तरफ देखा और मेरे निशाने उचकाकर बेपरवाही से कहा, यहाँ का कोई अपना तरीकाकार होगा, हाथ ऊपर उठाओ। उसे मुतजब्जब देखकर सुल्तान शाह ने करीब पहुंचकर घुराते हुए कहा। सलाम हाथ उठाए बगैर उसे सर्द और कहर आलूद निगाहों से घूरता रहा और सुल्तान शाह उस पर हाथ छोड़ बैठा। उसका बायां हाथ पूरी कुव्वत से सलाम के जबड़े पर पड़ा था और वह लड़खड़ाकर कई कदम पीछे हट गया। ये क्या हो रहा है? उसने गजबनाक लहजे में मुझसे सवाल किया तो उसके दहाने के दोनों तरफ से खून की पतली पतली दहारियां बह रही थी। इस्तकबाल, मैंने सर्द लहजे में कहा और उसी के साथ उसकी पिंडली पर एक ठोकर रसीद की। वो बुलबुलाकर नीचे झुका और अगर सुल्तान ने झपट कर उसे फौरन ही न दबोच लिया होता तो उसने अपनी जेब से रिवाल्वर निकाल लिया होता। इसे लेकर पुख्ता रविश पर गिरते हुए सुल्तान शाह ने अपना बेआवाज पिस्तौल मेरी तरफ उछाल दिया था और फिर वहशियाना अंदाज में उस पर टूट पड़ा। वो भी कमजोर नहीं था, उसने जोर करके तकरीबन फौरन ही खुद को सुल्तान शाह के नीचे से निकाल लिया। लेकिन सुल्तान शाह पर उस वक्त जुनून की सी कैफियत तारी थी। वो सलाम को मोहलत दिए बगैर पलटा और उसके दोनों जबड़ों को ताबड़तोड़ मुक्कों पर रख लिया। वह तमाचुकड़ी इतनी शदीद थी कि अंदर से कर्नल भी बुखला कर बाहर आ गया। उस वक्त तक सुल्तान शाह सलाम को बुरी तरह लहूलुहान कर चुका था और उसके चेहरे पर जा बजा नील नमूदार हो चुके थे। उस कोशिश में सुल्तान खुद भी जख्मी हुआ था, लेकिन मजबूरी तौर पर उसका पलड़ा भारी रहा था। नतीजे के पेश नजर मैं दखल अंदाजी किए बगैर तमाशा देखता रहा ताकि वो दिल की भड़ास निकाल सके। कर्नल ने आते ही बीच बचाव की कोशिश की थी, लेकिन मैंने उसे भी सख्ती से रोक दिया और सुल्तान शाह ने जरा ही देर में सलाम के सारे कस बल ठीले करके उसके रिवाल्वर पर कब्जा कर लिया था। ये कौन है? यहाँ क्या हो रहा है? कर्नल ने कपकपाती हुई तहय्युर ज़दा आवाज में पूछा। गजाला के बारे में इसी से कुछ मालूम हो सकता है, मैंने सर लहजे में कहा। आप अंदर जाकर आराम करें, थोड़ी देर में ये सच बोलने की मशीन बन जाएगा तो आपको बुला लिया जाएगा। गजाला, वो खून थूकते हुए तनफ्फुर अमेज़ लहजे में बोला, चाहे तुम लोग बिल्कुल ही पागल हो गए हो जो एक शरीफ शहरी के साथ ये सलूक कर रहे हो। मैं किसी गजाला को नहीं जानता, अंदर चलो, थोड़ी देर में सब जान जाओगे। मैंने सफा काना लहजे में कहा, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि सीवन के लिए काम करने वाले लोग कितने शरीफ होते हैं। उसने अंदर चलने में तरद्दुद का इजहार किया तो सुल्तान शाह ने फिर उसका चेहरा उधेड़ डाला। उसे यूं रह रहकर गुस्सा आ रहा था जैसे सलाम ने उसकी कोई पुरानी जागीर हथिया ली हो। इस बार सुल्तान शाह के हाथ उसी वक्त रुके थे जब उसका शिकार तेवरा कर दोबारा नीचे ढेर हो गया था। चंद सानियों के इंतजार के बाद जब सलाम पर मजीद कोई मुसीबत नाजिल ना हुई तो वो किसी अंधे की तरह टटोलता हुआ फर्श से उठ गया। जख्मों और खून की वजह से उसका वर्मालूद चेहरा भयानक हो गया था। दोनों आंखों के नीचे नील पड़ गए थे और निचले होंठों की सूजन ने उसकी दोनों आंखें तकरीबन बंद कर दी थी। सीधा खड़ा हो जाने के बावजूद वो यूं लहरा रहा था जैसे उसकी खोपड़ी चकरा रही हो। हम दोनों उसे हाँकते हुए अंदर की तरफ ले चले। कर्नल हमारे पीछे आ रहा था। उसके चेहरे पर पिटने वाले के लिए तुरहम के आसार नुमाया नजर आ रहे थे।
मुझे हैरत थी कि जंगों का आजमूदा रिटायर्ड कर्नल होते हुए भी वो इस कदर नरम दिल वाक़ हुआ था। कर्नल को रास्ते में छोड़कर हम सलाम को उसी कमरे में ले गए जहां कामरान कैद रहता था। अंदर दाखिल होने के बाद सुल्तान ने दरवाजा और खिड़कियां बंद कर दी ताकि बाहर से किसी मुदाखलत का इम्कान बाकी न रहे। आप बताओ कि गजाला के बारे में क्या जानते हो? मैंने कैदी के सर पर मुसल्लत होकर सर लहजे में सवाल किया। मैं किसी गजाला को नहीं जानता, उसने भराई हुई आवाज में कहा। फिर लाहौर से यहाँ क्यों आए थे? मैंने सख्त लहजे में सवाल किया। उसका चेहरा लथड़ा हुआ और बुरी तरह मसक था, जिसकी बिना पर उसके तासरात का अंदाजा लगाना दुश्वार था। लेकिन फिर भी मैंने महसूस किया कि वो मेरा सवाल सुनकर चौंक पड़ा था। लाहौर से मेरा यहाँ तबादला हुआ है। आखिर तुम कौन हो और मुझ पर किस बात का शुबा कर रहे हो? अगर तंजीम में तुम जरा से भी अहम मकाम के हामिल हो तो मुझे जरूर पहचान लो कि मेरा नाम डैनी है। मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देकर कहा। मैं जानता हूँ, उसने बिला तामुल इकरार किया। तुम्हारा नाम मेरे लिए नया नहीं है। मुझे तुम्हारी तलाश में यहाँ C1 के पास भेजा गया है। शायद पहले तुम भी हमारे साथ थे। और वो तस्वीर जो तुम्हें दी गई थी? मुझे कोई तस्वीर नहीं दी गई। वो दो टोक ले जाए बोला। इस छत के नीचे हम तुम्हें ज़िबा भी कर देंगे तो कोई तुम्हारी मदद को नहीं आएगा। मैंने सख्त लहजे में कहा। बेहतर यही है कि जो कुछ जानते हो बिला तकल्लुफ बताते चले जाओ, वरना आरजू के बावजूद आसानी के साथ मौत को भी गले से न लगा सकोगे। जबरदस्ती जो कहलाना चाहो कहने के लिए तैयार हूँ, उसने बेबसी का मुजाहरा करते हुए कहा। वरना सच्ची बात तो यह है कि मैं ना गजाला को जानता हूँ और ना किसी तस्वीर के वजूद से वाकिफ हूँ। मुझे अंदाजा हो गया कि वो सफेद झूठ बोल रहा था। अगर वो गजाला से इल्मी के साथ ये मान लेता कि उसे लाहौर से चलते हुए एक तस्वीर दी गई थी तो शायद मैं फरेब खा जाता, क्योंकि रक्षी मुझे बता चुकी थी कि इस्लाम कत्ल और अगवा के मामलात में माहिर तसव्वुर किया जाता था और उसे लाहौर से खास तौर पर गजाला की तलाश के लिए भेजा गया था। वो जिस तरह अपनी आमद के बुनियादी मकसद से गुरेज कर रहा था, उसकी बिना पर मुझे कभी शुबा होने लगा था कि गजाला की गुमशुदगी में अगर उसका हाथ नहीं था तो इस बारे में कम से कम कोई अहम बात जरूर जानता था। ये इस तरह नहीं मानेगा। सुल्तान शाह ने गुस्सीले लहजे में कहा। मार खाने के मामले में बहुत ढीठ और पक्का मालूम होता है। मैं इसके कान काटने से इब्तिदा करता हूँ, फिर देखूंगा कि कब तक खामोश रहता है। ठीक है, छुरी और पिसी हुई मिर्चें ले आओ। मैंने उसे इत्तेफाक करते हुए पुरस्कून लहजे में कहा और वो दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। मैं फिर कह रहा हूँ कि तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। सुल्तान शाह के चले जाने के बाद उसने भराई हुई आवाज में कहा। तशद्दुद के बाद तुम अगर कुछ उगलवाने में कामयाब हो भी गए तो वो झूठ और गुमराह कुन होगा। झूठ और सच में तमीज करना मेरा काम है और मैं तुम्हारे मखसूस पेशों से भी अच्छी तरह वाकफियत रखता हूँ। एक कातिल को अजियत देते हुए हलाक करने में मुझे कोई तामुल न होगा। ये याद रखना कि मरने के बाद तुम्हारे वारिस भी तुम्हारी लाश को शिनाख्त नहीं कर सकेंगे और तुम लावारिस करार देकर किसी गड्ढे में दबाए जाओगे। न जाने ये मेरी रूह फरसा मंजर कशी का रद्द अमल था या वो पहले ही आखिरी कोशिश का फैसला कर चुका था कि वो मुझ पर टूट पड़ा और उस हल्ले में पिस्तौल मेरे हाथ से निकल गया। उसने छूटते ही मेरी गर्दन दबोचने की कोशिश की, लेकिन अपनी नाक पर पड़ने वाले भरपूर टक्कर से तिवरा कर गुर्राता हुआ पीछे हट गया। मैंने पूरी कुव्वत से उसके पेट में लात मारी और वो हल्क से करीहा आवाज निकालते हुए माहिब आप की तरह फर्श पर तड़पने लगा। मुझे अंदेशा था कि कहीं वो तड़पते हुए मेरे पिस्तौल पर हाथ न डाल दे, लिहाजा मैं पिस्तौल उठाकर दरवाजे में चमक गया। उस असना में सुल्तान शाह छुरी समेत बुखलाया हुआ वहां पहुंचा। जख्मी किशोर ने कर्नल को भी उधर का रुख करने पर मजबूर कर दिया था। आप फिर चले आए? मैं नागवार लहजे में कर्नल से कहा। इस बेचारे ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन मेरे चेहरे पर निगाह पड़ते ही खामोशी से दुम दबाकर वापस लौट गया। क्या फिर कुछ हुआ है? सुल्तान शाह ने छुरी का पल बाएं हथेली पर साफ करते हुए पूछा। क्या मरना ही चाहता है? मुझ पर हमला कर बैठा था। मैंने कहा, मैं अब तमाशा देखूंगा, तुम अपना काम शुरू करो। सुल्तान शाह ने आंखों ही आंखों में मुझसे तशद्दुद की इंतहा के बारे में सवाल किया और मैंने उसे खुली छूट दे दी। वो छुरी संभाल कर कमरे में लपका और किसी माहिर कसाब की तरह सलाम पर चढ़ बैठा। वो पूरी कुव्वत से मचला था, लेकिन सुल्तान ने पहले ही वार में उसका दाहिना कान जड़ से काट लिया और फातिहाना अंदाज में उस पर से उतरा। सलाम के हल्क से गुर्राटों के साथ गालियों को तूफान उमड़ पड़ा। कत्ल, अगवा और हिरवन फरोशी। मैंने बेरहमाना लहजे में कहा, तुम्हारे तीनों ही जुर्म बहुत संगीन है। पर निगाह में इनमें से हर जुर्म की सजा मौत है। अगर तुम हमारे हाथों मारे भी गए तो मुझे खुशी होगी कि जो काम कानून न कर सका वो मैंने कर दिया। सिर्फ 4 मिनट बाकी हैं। सुल्तान शाह अपनी दस्त वाज देखते हुए बोला। जुबान न खोली तो वक्त पूरा होते ही दूसरा कान काट लूंगा और इस बार छुरी के फल पर मिर्चें लगी हुई होगी। तुम संगदिल भेड़िए हो। वह हाँफते और कराहते हुए नफरत हमें ले बोला। किसी रहमदिल भेड़िए का पता मालूम हो तो वो भी बता दो, शायद हम उसी से कुछ सीख ले। मारधार और जिस्मानी वर्जिश के बाद सुल्तान शाह की गुफ्तगी भी ओत कर आई थी। यूं मालूम हो रहा था जैसे उसने चंद मिनट कबल किसी जिंदा शख्स के आजू के बजाय किसी सेब से एक टुकड़ा तराशा हो और अब दूसरे का मुंतजिर हो। 3 मिनट। थोड़े से तवक्कुफ के बाद सुल्तान शाह ने हाँक लगाई। हर 5 मिनट बाद एक आजू से महरूम होते जाओगे और आखिर में बेदस्तो पा धड़ पर सिर्फ खोपड़ी जमी रह जाएगी। हम इस पर ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। मैंने सुल्तान शाह को आग मारते हुए खुश्क लहजे में कहा। इस बार इसका दाहिना बाजू कोहनी से अलग कर देना, शायद इसका ज़हन तेजी से फैसला कर सके। नहीं, वह हज़ियानी अंदाज में चीख पड़ा। तुम ये वहशियाना जुल्म नहीं कर सकते। सिर्फ 2.25 मिनट रह गए हैं, खुद ही पता चल जाएगा कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। सुल्तान शाह ने पुरस्कून लहजे में कहा।
वो गला फाड़ फाड़ कर हमें गालियां देने लगा। उस दौरान में सुल्तान शाह हर 30 सेकंड बाद बुलंद आवाज में उसे बाकी रह जाने वाली मुद्दत से आगाह करता रहा और हर बार उसकी हालत में नुमाया तगय्युर नमूदार होता रहा। फिर जब 5 मिनट पूरे होने पर सुल्तान शाह छुरी तान कर उस पर झपटा तो उसके असाब जवाब दे गए और वो दोनों हाथ फिजा में लहरा कर चीख पड़ा, ठहरो ठहरो, मैं बता दूंगा, सब बता दूंगा। अब ये अगले 5 मिनट में सोचना, दाहिना बाजू तो हर सूरत में कटेगा। सुल्तान शाह उस पर सवार होकर जोर आजमाई करते हुए बोला, मगर मैंने अंदाजा लगा लिया कि हाथ काटने के बजाय उसके औसान खता करने की कोशिश कर रहा था। हटो, मैं हाथ नहीं कटने दूंगा, जो पूछोगे बता दूंगा। वो बुरी तरह जोर आजमाई करते हुए वहशत ज़दा आवाज में चीखा, इसे छोड़ दो। मैंने फरमान जारी किया और सुल्तान शाह उस पर से फौरन ही उतर गया। सलाम अपने हाथ पैर बदन के साथ समेटे फर्श पर पड़ा हांफता कांपता रहा। जब तक बात तशद्दुद तक थी वो सब कुछ सहता रहा, लेकिन धमकियों के सामने उसका सारा हौसला पानी हो गया था। ज़ादा कहाँ है? मैंने सर्द लहजे में सवाल किया। मैं नाम नहीं जानता, मुझे बस एक लड़की की तस्वीर दी गई थी जिसे तलाश करना था। उसने सिसकते हुए और हकलाते हुए अटक अटक कर कहा। बेख्तियार मेरे दिल की धड़कनें तेज होगी। अब वो कहाँ है? मैं दूसरा सवाल किया। मैं नहीं जानता, वो अज़ियतनाक लहजे में बोला। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, लेकिन इस बात की क्या जमानत है कि मालूमात हासिल करने के बाद तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगे? ना कोई जमानत है न वादा।